वेलकम टू एवरीवन। आई एम विजय नागर और आज हम सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग का एक छोटा सा टॉपिक जिसे हम मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कहते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। और जनरली इसमें क्या करेंगे, इसमें एक हाइब्रिडाइजेशन है उसके कंसेप्ट को समझेंगे और उसके अलावा एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे मेथेन का, CH4 का। उसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स कैसे ओवरलैप करते हैं, कौन कौन से बॉन्ड इक्वल होते हैं और कौन कौन से बॉन्ड नॉन इक्वल होते हैं और उनके कुछ बॉन्ड एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में सबसे पहला टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। उन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला टॉपिक है जिसे हम समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन और जो दूसरा टॉपिक है मिक्सिंग ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो जनरली हम दो टर्म यूज करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल को शॉर्ट में यूज करेंगे एओ और मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को हम जनरली शॉर्ट में यूज करेंगे एमओ। तो हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में सबसे पहले टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन जनरली क्या होता है कि एक ही एटम जैसे एक ही एटम ये है, इसके दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स जैसे 2s हैं, जैसे एक ही एटम के दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स जैसे 2s हैं और दूसरा 2p है जो कि डिफरेंट एनर्जी गैप रखते हैं। इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग के बाद जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है उसकी एनर्जी कैसी होती है, सेम एनर्जी का, जो कि कैसे होंगे, सेम एनर्जी के। तो हम उसे क्या कहते हैं जनरली, हाइब्रिडाइजेशन। यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि किसी एक ही एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल्स के जो कि डिफरेंट एनर्जी गैप रखते हैं उनके ओवरलैपिंग से जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है जो कि सेम एनर्जी का होता है उसे ही बोल देते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। और मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या होगा जनरली कि उसमें दो डिफरेंट एटम्स होंगे, कि दो डिफरेंट एटम्स जो कि सेम एनर्जी रखते हैं उनके मिक्सिंग के बाद क्या होगा कि एनर्जी गैप डिफरेंट होगा, कि उनमें कुछ एनर्जी गैप होगा जिससे ABMO फॉर्म होगा, ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा और दूसरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। तो हम इसे बोलेंगे कि मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो कि दो डिफरेंट एटम्स के बीच में। तो ये दो टर्म हो गए। अब सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं। कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है क्या नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझेंगे, जैसे CH4 मेथेन। जैसे हम CH4 के एग्जांपल से इसको अच्छे से समझेंगे कि CH4 में क्या होगा कि जैसे कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आउटर मोस्ट 1s2 2s2 2p2। तो इसमें क्या होगा 2p2 2s2 और 2p2। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जैसे एक्साइटेशन स्टेट में आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां से यहां चला जाएगा। तो अब क्या करेगा, जैसे CH4 बॉन्ड फॉर्म होगा तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो जनरली 4 हाइड्रोजन इसके ओवरलैप करेंगे ये और क्या करेंगे CH4 का फॉर्म करेंगे। तो अब क्या होगा कि इनके ये जनरली 2p है और ये 2s है और ये हाइड्रोजन है। तो अब इन दोनों के हाइड्रोजन के और 2p के इनके बीच में ओवरलैपिंग कैसी होती है उसको समझेंगे। तो अब हाइड्रोजन के पास क्या होगा कि अब हम ये नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन ने जो बॉन्ड फॉर्म किया है या फिर इसने जो ओवरलैपिंग की है ऑर्बिटल्स की, कि वो सबसे पहले इसके पास इससे ओवरलैपिंग की 2p के ऑर्बिटल से इसने ओवरलैपिंग की हाइड्रोजन ने, या तो 2p के ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग की या फिर 2s के ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग की। यानी ये हाइड्रोजन सबसे पहले 2p के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा या फिर 2s के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। इन दोनों के बीच में ये कंसेप्ट है कि सबसे पहले किससे ओवरलैप करेगा। तो इसी के बेस पे हम
एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसे बोलेंगे सिलेक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी हम उसके बेस पे हम सेलेक्ट करेंगे कि ये हाइड्रोजन कि 2p के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा पहले या फिर 2s के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल के सिलेक्शन के लिए जनरली क्या होगा कि इसके लिए दो टर्म यूज करेंगे हम। सबसे पहली चीज साइज या एनर्जी। इसके बेस पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑर्बिटल्स के साथ हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, इसके 2s के साथ करेगा या 2p के साथ करेगा। और दूसरा है शेप या डायरेक्शनल नेचर। जनरली साइज या एनर्जी के बेस पे क्या होगा कि जैसे कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जैसे इसकी साइज सबसे पहले छोटी है, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर और बड़ा और ये और बड़ा। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की साइज डिफरेंट होगी। अब क्या होगा कि जैसे हाइड्रोजन है वो मिक्स करेगा तो उनकी साइज तो सेम होगी। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये इसकी साइज सेम होगी। तो अब क्या होगा इसमें क्या होगा कि जैसे ये सेम साइज के हैं तो ये अच्छे से ओवरलैप कर पाएंगे, अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो इनसे जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। गुड ओवरलैपिंग होने की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जनरली इनके बीच जो ओवरलैपिंग है वो क्या होगी, गुड ओवरलैपिंग। ये गुड ओवरलैपिंग होने की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। जनरली इससे कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। और यहां पे जो ओवरलैपिंग होगी इसकी वो क्या होगी, वीक ओवरलैपिंग होने की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कैसा होगा, वीक बॉन्ड बनेगा। अब वीक बॉन्ड बनेगा तो यानी पहली चीज तो हमें समझ में आ गई कि सिलेक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए जो साइज होनी चाहिए ऑर्बिटल्स की वो कैसी होनी चाहिए, वो उनकी साइज छोटी होनी चाहिए। यानी छोटी साइज होने की वजह से उनमें जो एनर्जी है वो भी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यानी उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या होगी कि उनकी साइज जो है वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए और एनर्जी गैप है वो भी छोटा होना चाहिए। और शेप और डायरेक्शन नेचर को हम समझेंगे तो इसके लिए जनरली क्या होगा, शेप और डायरेक्शनल नेचर के बेस पे जनरली दो ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे कि एक s ऑर्बिटल्स है, जैसे एक 2s है और एक 2p है। जैसे एक 2s है और 2p है। 2s ऑर्बिटल जनरली क्या होगा, स्फेरिकल शेप होता है। स्फेरिकल शेप होने की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, चारों तरफ इधर उधर बिखरे हुए रहेंगे, स्प्रेड रहेंगे एक तरफ से इधर उधर, कोई डायरेक्शनल नहीं होगी इनकी। और जो 2p ऑर्बिटल्स है ये डबल शेप होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इनकी डायरेक्शन फिक्स होगी। यानी हम 2s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है। क्यों नॉन डायरेक्शनल क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो चार्ज डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन है उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो सारे इधर उधर बिखरे हुए हैं। जबकि 2p ऑर्बिटल्स है जिसका शेप कैसा होता है, डबल शेप होता है। तो उस वजह से क्या होता है, इनके इलेक्ट्रॉन चार्ज जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक तरफ शिफ्ट होती है। तो यानी जो ये ऑर्बिटल्स है ये कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि 2s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है और 2p ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है। जबकि शेप या डायरेक्शनल के बेस पे हम क्या करेंगे कि उनकी जो शेप है वो कैसा होना चाहिए, जनरली डायरेक्शनल होना चाहिए। डायरेक्शनल एक तो होगा डायरेक्शनल, एक दूसरा होगा नॉन डायरेक्शनल। अब ये जो डायरेक्शनल होगा इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, सारी की सारी एक तरफ शिफ्ट होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे इसको बोलेंगे 2p, इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चार्ज डेंसिटी होती है सारी एक तरफ शिफ्ट होती है, इसलिए इसको बोल देते हैं डायरेक्शनल। और नॉन डायरेक्शनल जैसे 2s हो, वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, इसलिए क्या होगा, नॉन डायरेक्ट। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए ओवरलैपिंग के लिए जनरली क्या होगा कि डायरेक्शनल नेचर बहुत अच्छा होगा। इसलिए इसके सिलेक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में हम सबसे पहले साइज या एनर्जी में सबसे पहले क्या चूज करेंगे, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी कि उनकी जो साइज होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए और जो एनर्जी होनी चाहिए उनके बीच में वो मिनिमम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, तब उसमें अच्छे से ओवरलैपिंग होगी और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। जबकि सेकंड कंसेप्ट में क्या करेंगे हम, शेप या डायरेक्शनल नेचर में क्या देखेंगे कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो कैसा होना चाहिए, वो डायरेक्शनल होना चाहिए, तब अच्छे से ओवरलैपिंग होगी। जैसे मान लो सपोज मैं हूं, अब एक जैसे 2s है, 2s क्या होता है, स्फेरिकल होता है।
अब जैसे 2s स्फेरिकल होता है, जैसे उससे अटैक करेंगे तो 2s स्फेरिकल होता है तो उससे अटैक, उसमें इलेक्ट्रॉन इधर उधर बिखरे हुए हैं, चार्ज डेंसिटी इधर स्प्रेड है, इधर उधर फैली हुई है, तो इतना अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा जितना 2p कर पाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शनल है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, एक तरफ शिफ्ट है, डायरेक्शनल है, तो वो अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएगा। तो यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो ओवरलैपिंग है उनके सिलेक्शन के लिए हमने दो फेवरेबल कंडीशन देखी। सबसे पहले देखा हमने साइज या एनर्जी उनमें कैसी होना चाहिए, और दूसरा है शेप या डायरेक्शनल उनमें कैसी होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए हम फेवरेबल कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इनके लिए जनरली फेवरेबल कंडीशन कैसी होना चाहिए। फेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि उनमें जो गुड बॉन्ड है, गुड ओवरलैपिंग है उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। गुड ओवरलैपिंग का मतलब उसमें कैसा बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए जनरली कि साइज या एनर्जी है उनके लिए क्या होगा कि एनर्जी है वो बिल्कुल मिनिमम होनी चाहिए, और दूसरा क्या होगा उनके शेप या डायरेक्शनल में कैसा होना चाहिए, वो डायरेक्शनल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऑर्बिटल्स कैसा होना चाहिए, डायरेक्शनल होना चाहिए। जैसे ये कंडीशन किसके पास होगी, जैसे 2s और 2p में कंपैरिजन करते हैं एनर्जी का, तो 2s और 2p में एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, 2s की ज्यादा होती, सॉरी 2p की ज्यादा होती है। जो एनर्जी देखेंगे वो किसकी ज्यादा होगी, 2s की ज्यादा होगी। और जो शेप या डायरेक्शनल नेचर देखेंगे अपन, तो इसकी बात करेंगे तो इसमें 2s और 2p जो है वो 2p में डायरेक्शनल नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे, जैसे सपोज ये है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन स्प्रेड रहते हैं तो एक ही तरफ चार्ज डेंसिटी होती है, जबकि इसमें 2s में क्या होता है, जैसे कि ये है, अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर उधर बिखरे रहेंगे, जबकि 2p में क्या होगा, डबल शेप होने के कारण ये क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ शिफ्ट होगी सारी की सारी। तो ऑर्बिटल के लिए जनरली दो कंसेप्ट हो गए, दो फेवरेबल कंडीशन होगी ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के लिए। सबसे पहला है साइज या एनर्जी, तो उसके लिए क्या होगा कि जो एनर्जी है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल कम होनी चाहिए, तब ऑर्बिटल्स अच्छे से ओवरलैप कर पाएंगे। और दूसरा है उनमें डायरेक्शनल नेचर होना चाहिए, तब वो अच्छे से कर पाएंगे। हाँ, बट क्या होगा, अब देखो, अब हाइड्रोजन के पास ये तो फिक्स हो गया कि उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है कि वो किसके साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा, अच्छे से ओवरलैप कर पाएगा, तब जाके वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन क्या करेगा, जैसे 2p के ऑर्बिटल्स के पास और ओवरलैप करने जाएगा, तो 2p के पास अच्छा है। क्यों, क्योंकि 2p के पास फेवरेबल कंडीशन क्या है कि ये डायरेक्शनल है, अब ये डायरेक्शनल होने की वजह से अच्छी बात है। बट जैसे ये अगर 2s के पास भी जाएगा, तो 2s के पास भी क्या है, ये डायरेक्शनल तो नहीं है, बट क्या है, इसकी जो एनर्जी है वो क्या है, एनर्जी कम है 2p के कंपैरिजन में। तो क्या हो गई, अब इसके पास फिर से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि ये ओवरलैपिंग करेगा हाइड्रोजन, तो किसके साथ करेगा, ये 2p के साथ करेगा या 2s के साथ करेगा। जनरली ये 2p के साथ करेगा, तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है कि ये डायरेक्शनल है बट इसकी एनर्जी ज्यादा है। अब ये क्या करेगा, अगर 2s के साथ हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा तो क्या होगा, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है कि इसकी एनर्जी है कम है बट ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल है। तो फिर क्या होगा, अब हम इसके बीच में कंपेयर करेंगे कि कब कौन सा डोमिनेट करेगा, कब कौन सा ऑर्बिटल्स डोमिनेट करेगा। इसको समझे बिना ये अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाएगा। अगर अच्छे से ओवरलैप नहीं करेगा तो फिर अच्छे से बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो जनरली क्या होगा मॉलिक्यूल्स में, इसके लिए कंपेयर करेंगे, इनके बीच में कंपैरिजन पढ़ेंगे हम कि कब कौन सा, जैसे 2s एंड 2p, इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि कब कौन सा डोमिनेट करेगा। अब देखो जनरली क्या होगा कि जैसे इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे तो इसके लिए ये कब कौन सा डोमिनेट करेगा, जब एनर्जी गैप क्या हो, कम हो। जैसे 2s और 2p के बीच में क्या हो, जब एनर्जी गैप कम हो, तब क्या होगा, ऑर्बिटल्स के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, अगर दोनों के बीच में एनर्जी गैप कम हो तो वो कौन से नेचर को, तब वो कौन सा, अगर एनर्जी गैप कम हो तो वो जनरली किस पर प्रेफर करेगा, फिर ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल वाले पे चला जाएगा, वो डायरेक्शनल कैरेक्टर पर वो चला जाएगा। कि जो वो अगर सपोज कि जैसे कि दोनों के बीच में कंपैरिजन करना मुश्किल हो गया कि दोनों की ही फेवरेबल कंडीशन है कि हाइड्रोजन इसके साथ 2p के साथ ओवरलैप करे या 2s के साथ ओवरलैप करे, तो इसके लिए कंपैरिजन में अगर दोनों के बीच में अगर एनर्जी गैप कम है
तो वो क्या करेगा, डायरेक्शनल नेचर पर चला जाएगा कि इनमें एनर्जी गैप बहुत कम है, तो डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है कि किसके साथ अच्छे से ओवरलैप करेगा। अगर एनर्जी गैप बहुत कम है तो वो उसको छोड़ के किस पे चला जाएगा, डायरेक्शनल नेचर इसके लिए अच्छा होगा। बट क्या होगा, अगर एनर्जी गैप जो है, अगर वो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, अगर एनर्जी गैप ज्यादा है तो फिर वो क्या करेगा, जनरली जैसे डायरेक्शनल नेचर का मतलब है 2p, 2p अच्छा है, 2p इसके लिए अच्छा है। बट अगर मान लो कि जैसे उन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, जब एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगा, जो शेप वाला कंसेप्ट है, जो शेप या डायरेक्शनल वाला कंसेप्ट है, इसको चूज नहीं करेगा। तो फिर क्या करेगा, जो शेप या डायरेक्शनल जो कंसेप्ट है, ये डायरेक्शनल वाला कंसेप्ट है, ये इस पर बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। जब 2s के पास एनर्जी गैप अगर ज्यादा है, किसी के पास एनर्जी गैप ज्यादा है, तो वो साइज या शेप वाले कंसेप्ट पर क्यों जाएगा। जनरली ये दोनों चीजें समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, इसके लिए हम डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से ऑर्बिटल्स कंपेयर करते हैं इनका। तो जनरली जैसे एक लड़की है, अब इसके पास क्या होगा, दो लड़कों का रिश्ता आया, जैसे एक ए लड़के का रिश्ता आया और एक बी लड़के का रिश्ता आया। अब ए लड़का है, ये क्या करता है, जनरली ये 20,000 कमाता है, और जो बी लड़का है ये 21,000 कमाता है। तो ये लड़की ए वाले से शादी करेगी या बी वाले से शादी करेगी, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेगी तो ए वाले से शादी करेगी या बी से। अब जनरली ये सोचेगी कि ये 20,000 कमा रहा है और ये 21,000 कमा रहा है, तो यानी इन दोनों में जो ये गैप है, एनर्जी गैप्स का, जैसे सपोज ये ए है, ये 2s ऑर्बिटल्स है, और ये बी है, ये 2p ऑर्बिटल्स है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, एनर्जी गैप बहुत कम है। अब अगर इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कम है तो फिर ये किस पर जाएगी, पहला कंसेप्ट एनर्जी वाला हो गया, तो ये एनर्जी गैप बहुत कम है, तो ये दूसरे कंसेप्ट देखेगी, जैसे वो है शेप का कंसेप्ट, कि शेप देखेगी कि कौन सा लड़का अच्छा है या फिर कौन सा लड़का कौन सी डायरेक्शनल में जा रहा है, तो दूसरा डायरेक्शनल नेचर पे जाएंगे। अब अगर एनर्जी गैप कम है तो वो फिर शेप वाले या डायरेक्शनल वाले कंसेप्ट को यूज करेंगे। बट अगर एनर्जी गैप, जैसे दोनों के बीच में एनर्जी गैप ही बहुत ज्यादा हो, जैसे सपोज कि एक तो कमा रहा 60,000 और एक कमा रहा 5,000, तो दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्या हो गया, एनर्जी गैप दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। जब एनर्जी गैप दोनों में बहुत ज्यादा हो गया तो वो शेप या साइज वाले कंसेप्ट पर जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगी। तब वो इसे ही चूज कर लेगी कि एनर्जी अगर बहुत ज्यादा है तो इसे ही चूज कर लेगी। तो इस तरीके से हमने समझा। तो अब हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उसे किसके साथ ओवरलैप करना है, उसे किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करना है, उसे 2p के साथ बॉन्ड फॉर्म करना है या फिर 2s के साथ फॉर्म करना है। अब जनरली 2p के साथ अगर ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, जैसे ये 2p के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो इसमें क्या है, डायरेक्शनल नेचर है, और ये 2s के साथ करेगा तो ये क्या है, डायरेक्शनल नेचर नहीं है। बट क्या होगा, इसके साथ क्या है, ये क्या है, इसकी जो एनर्जी है वो बहुत कम है, तो दोनों ही फेवरेबल कंडीशन है। तो क्या इनमें हम अब अपन ने क्या किया, कंपैरिजन किया। तो कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चला कि 2s और जो 2p है, जो 2s और जो 2p है, इन दोनों के बीच की जो एनर्जी गैप है वो क्या है, बहुत कम है। क्यों, क्योंकि 2s है और 2p है, दोनों सेम सेल के हैं। जब दोनों सेम सेल के हैं तो इनमें जो एनर्जी गैप है वो क्या है, बहुत कम है। जब अब अपन ने देखा कि अगर एनर्जी गैप कम हो दोनों में तो हम किसको डिसाइड करते हैं, जब यानी एक लड़का 20,000 कमा रहा और एक लड़का 21,000 कमा रहा है, यानी उन दोनों के बीच में एनर्जी गैप यानी जो पैसे हैं, यानी उनका एनर्जी गैप जब बहुत कम है, तो दूसरा हम शेप वाले कंसेप्ट पे जाएंगे कि एटम्स डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है। अब इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि इसके पास एनर्जी गैप दोनों का बहुत कम है, तो वो डायरेक्शनल वाले को चूज करेगा। अब हाइड्रोजन क्या करेगा कि डायरेक्शनल वाले को चूज करेगा। तो अब अपन को पता है कि 2s वाला जो है वो नॉन डायरेक्शनल है और 2p जो है ये डायरेक्शनल है। तो ये क्या करेगा, ये 2s के साथ न बना के सबसे पहला बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, 2p के साथ बनाएगा। ये 2p के साथ बनाएगा, ये फिर देन ये फिर 2s के साथ बनाएगा। तो अब हम इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि जो कार्बन ने जो कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड फॉर्म किए, ये 3 बॉन्ड तो किसके साथ फॉर्म किए, ये 3 बॉन्ड तो इसने 2p के साथ फॉर्म किए, और जो इसके अलावा जो ये एक बॉन्ड है ये इसने 2s के साथ फॉर्म किया है। तो अब अपन ने समझा था कि अगर ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग अच्छे से होगी, अगर ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग अच्छे से होगी, अगर गुड ओवरलैपिंग होगी, तो गुड ओवरलैपिंग होगी तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा।
तो कैसा बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। बट अगर मान लो कि दोनों के बीच में कैसा हो, अगर वीक ओवरलैपिंग हो, अगर वीक ओवरलैपिंग हो तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा। तो वीक बॉन्ड बनेगा। तो जनरली अब अपन ने इसमें ये देखा कि जो 2p ऑर्बिटल्स के जो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये और ये क्या करेंगे, ये तीनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो अपन ने देखा कि 2p ऑर्बिटल्स के साथ अच्छे से ओवरलैप कर पा रहा है। तो इसका मतलब जो 3 CH बॉन्ड है वो कैसे है, स्ट्रोंग है। जो 3 CH बॉन्ड है वो स्ट्रोंग बॉन्ड है। जो 3 CH बॉन्ड है वो स्ट्रोंग बॉन्ड है। बट अगर जैसे ये 2s के साथ एक CH बॉन्ड जो बचा है, जो कि 2s के साथ बनाया इसने, जो एक बॉन्ड बनाया, तो यानी ये बॉन्ड कैसा है, ये एक वीक बॉन्ड है। ये कैसा है जनरली, ये एक वीक बॉन्ड है। बट क्या होगा, अब यहीं से जैसे ये एक वीक बॉन्ड है, बट क्या होगा, ये एक्चुअल में नहीं है। ये एक्चुअल में क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम आगे इनका स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम इसका एनालिसिस करेंगे, तब हमें मीथेन के बारे में अच्छे से पता चलता है कि मीथेन के बारे में हमें अच्छे से पता चलता है कि इसमें जो बॉन्ड होते हैं, इसमें जो बॉन्ड होते हैं, इसमें जो ये क्या है, गलत बात है, इसमें जो बॉन्ड होते हैं कि ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल, ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल और ऑल बॉन्ड, जितने भी जो बॉन्ड एंगल है इनका, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल। इक्वल का मतलब इसमें जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इनकी, वो भी कैसी होगी, सब में सेम होगी। जो जितने भी 4 CH बॉन्ड है उन सब कैसे होंगे, सब सेम एनर्जी के, सब सेम होंगे, सारे के सारे इक्वल होंगे। बट और जो जितने भी बॉन्ड एंगल है वो भी कैसे होंगे, सबके सब इक्वल होंगे। 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट होगा सबका बॉन्ड एंगल। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये समझ में आया। तो इस तरीके से हमने जनरली, आइए अब हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इनको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को समझा, कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंसेप्ट को समझा, कि एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरह से मिक्स करते हैं और किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन बनता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जनरली 2 कंसेप्ट समझे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, कि सबसे पहला कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन समझा और दूसरा कंसेप्ट समझा कि मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब पहला कंसेप्ट हमने हाइब्रिडाइजेशन में क्या समझा, हमने हाइब्रिडाइजेशन में समझा कि किस तरह से किसी एक ही एटम के 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच, जो कि डिफरेंट एनर्जी गैप रखते हैं, उनकी मिक्सिंग से जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा, जो कि सेम एनर्जी के होंगे, इसे ही हम क्या, इनकी ओवरलैपिंग को क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। जनरली हाइब्रिड का बनने का मतलब क्या है, हाइब्रिड कब बनता है, हाइब्रिड का मतलब होता है कि जैसे हाइब्रिड है, हाइब्रिड का मतलब ही क्या है, हाइब्रिड का मतलब कि जो नया फॉर्म होगा, जो न्यू फॉर्म होगा, वो क्या होगा, वो अच्छा होगा। हाइब्रिड तभी तो कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ही क्यों होगा, कि जो नया बॉन्ड फॉर्म होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन समझा। अब मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी अपन ने देखा कि 2 डिफरेंट एटम्स के बीच में, जो कि सेम एनर्जी के थे, उनके बाद उनकी जो हाइब्रिड मिक्सिंग किया, मिक्सिंग करने के बाद जो एक तो बना ABMO और दूसरा बना BMO, जो कि ABMO मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा बना BMO जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो उनके बीच में क्या था, एनर्जी गैप थोड़ा ज्यादा था, ये समझा। अब पहला कंसेप्ट अपन ने हाइब्रिडाइजेशन को समझ लिया, और हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में अपन ने CH के उनके जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसको समझा कि कौन से बॉन्ड कैसे हैं, और उसके बाद उनके बॉन्ड एंगल को समझा, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ में कैसे समझा कि हाइड्रोजन के पास एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि ये पहले 2p के साथ ओवरलैप करे या 2s के साथ ओवरलैप करे। फिर उसके बाद हमने सिलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया कि किसको सेलेक्ट करे, कि भाई किसके साथ पहले ओवरलैप करे। तो सबसे पहले उसके सिलेक्शन के लिए क्या होना, उसके 2 फेवरेबल कंडीशन है। पहली है कि उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, और दूसरा है कि उसमें डायरेक्शनल नेचर होना चाहिए। जैसे फिर हाइड्रोजन के पास दोनों ही कंडीशन हो गई, कि जैसे 2p है उसमें डायरेक्शनल नेचर भी है, बट अगर वो 2s के साथ करे तो 2s में क्या है, उसकी एनर्जी भी कम है। तो फिर से कंफ्यूजन क्रिएट होगा। फिर उनके बीच में कंपैरिजन की कौन कब फेवरेबल है, कौन कब डोमिनेट करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने देखा कि जब एनर्जी गैप क्या हो दोनों का, 2s और 2p, जैसे दोनों का एनर्जी गैप कम हो, तब हम किस पे जाएंगे, डायरेक्शन या शेप वाले कंसेप्ट पे जाएंगे। तब 2p जीत गया। तो हाइड्रोजन ने जो पहला बॉन्ड बनाया वो क्या किया, उसने 2p के साथ बनाया। फिर
2s के साथ बनाया। फिर इस तरह से हमने देखा कि जो इसके अकॉर्डिंग फिर जैसे अच्छे ओवरलैपिंग होगी, अगर 2p के साथ हाइड्रोजन ने 2p के साथ अच्छे से ओवरलैप की तो क्या किया, तो अच्छे से बॉन्ड बनाया कि तो गुड ओवरलैपिंग होने से क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा वो जो 3c और h बॉन्ड है, तो उससे क्या किया था कि जो 3c और h बॉन्ड है वो कैसे थे, स्ट्रॉन्ग थे। अपन ने ये था कि वो 3 जो बॉन्ड थे वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे, और एक जो CH बॉन्ड था वो कैसा था, वो वीक बॉन्ड था, वो वीक बॉन्ड था। बट आगे हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी से एनालिसिस करेंगे, तो अब तब हमें पता चलता है कि जो CH4 मॉलिक्यूल है, जो CH4 मॉलिक्यूल है इसमें कैसा होता है, ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल, ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल, सारे के सारे जितने भी बॉन्ड है सबके सब कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसके साथ इसके बॉन्ड एंगल को भी देखा कि सारे के सारे बॉन्ड एंगल भी सेम है, जो कि 109 डिग्री 28 मिनट है। तो इस तरह से हमने इनके बीच में कंपैरिजन